हेलो बच्चों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ठीक है, तो इसके हमारे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लगभग 28.3 दिन, दूसरा ऑप्शन है लगभग 30.2 दिन, तीसरा ऑप्शन है लगभग 28.1 दिन और चौथा ऑप्शन है लगभग 27.3 दिन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी ऑप्शन, लगभग 27.3 दिन। हमने इसके रिलेटेड कुछ तथ्य भी निकाले हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। तो चलते हैं हम आगे तथ्यों पे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो अगर आप वहां पे चंद्रमा को टिक करके आएंगे तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो वहां पे आप पृथ्वी को टिक करके आइएगा। ठीक है, ये इसके बाद में हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो है 3480 किलोमीटर होता है, जबकि इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81वां भाग है। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। इसमें क्या है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि जो है तो 29.53 दिन, मतलब कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आपको बदल के दे दिया जाता है कि 29.53 दिन की जगह आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड। तो आप इन दोनों में से किसी पे भी टिक करेंगे, आपका आंसर सही होगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप इस चीज को कि 29.53 दिन हो या फिर 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड। तो ठीक है, आप कर सकते हैं। और जो ये समय होता है, इस समय को ही साइनोटिक मास कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। इसमें क्या है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमण पथ से गुजरता है तब उससे जो बिंदु प्राप्त होते हैं उसको नोड्स कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और उसके तथ्य हो गए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यहाँ पे पूछा गया है कि जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान होता है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है। तो इसमें हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा रथ, दूसरा ऑप्शन है निर्वाण, तीसरा ऑप्शन है जिन और चौथा ऑप्शन है कैवल्य। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है कैवल्य, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हमने इसके रिलेटेड भी कुछ तथ्य निकाले हैं, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आप देख लीजिए इसको। तो इसमें क्या है कि जिन के जो अनुयायी होते हैं उन्हें जैन कहते हैं। जिन के अनुयायी जो होते हैं उन्हें जैन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, अहिंसा जो है वो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, तो आप वहां पर अहिंसा को टिक करके आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट इसका ये है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव है और उनकी जो प्रतिमा है वो कुंडलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपसे ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उनकी प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो उनकी जो प्रतिमा है ऋषभ देव की वो है कुंडलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव, उनकी प्रतिमा कुंडलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा घर रसोई, घर जो है वो ठीक है, घर रसोई पौधा देन क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें पता लगाना है कि घर रसोई जो है वो घर में होता है, तो पौधा कहाँ है, किससे रिलेटेड है, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पत्ती, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जड़ और चौथा ऑप्शन है तना। तो इसमें जो है पौधा हमारा किससे रिलेटेड होता है, वो जड़ से।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है जड़, वो बिल्कुल सही आंसर है। तो हमने इसके भी कुछ तथ्य निकाले हैं जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये हमारे तथ्य हैं, इनको आप देख लीजिए। इसमें पादपों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पादप पादप पौधों का ही दूसरा रूप है पादप इसका, ठीक है। तो उस पौधों को ही हम पादप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब इसके आगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है पौधों में जो है या पादपों में केंद्रिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पौधों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है या कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो वह है सुकेंद्रिक, ठीक है। तो पादपों में जो है सुकेंद्रिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा पॉइंट ये है हमारा कि पादपों में भी प्राण है, मतलब पौधों में भी प्राण है। यह सबसे पहले हमें किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में भी प्राण है, ये किसने बताया? तो ये हमें बताया जगदीश चंद्र बसु ने, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। तो इसमें यहाँ पे ये दिया गया है कि पादपों की जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं कि पौधों में जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि मालती माधव किसकी रचना है। अब यहाँ पे हमें चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन हर्षवर्धन, बी ऑप्शन भवभूति, सी ऑप्शन जयदेव एंड डी ऑप्शन विष्णु शर्मा। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है भवभूति, वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे मालती माधव भवभूति की रचना है। तो हमने इसके भी कुछ तथ्य दिए हैं, वो आप देख लीजिए। इसमें हमारा पहला पॉइंट है भवभूति, जो कि मालती माधव के ही रचयिता है। तो वो एक तो संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, भवभूति जो थे वो संस्कृत के महान कवि भी थे और सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भवभूति जो है वो 8वीं शताब्दी के भारत के विद्वान थे, ठीक है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है मालती माधव जो है वो 10 अंकों का प्रकरण है। मालती माधव जो कि भवभूति ने लिखा था वो 10 अंकों का प्रकरण है, ठीक है, जिसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा है, ठीक है। इसमें जो है मालती माधव जो रचना है इसके अंदर मालती और माधव की जो प्रेम कथा है, कल्पना प्रसूत प्रेम कथा, उसको दर्शाया गया है। तो अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा जिसमें पूछा गया है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय है वो किसका अधीक्षण करने का अधिकार रखता है। तो यहाँ पे भी हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी लोकसभा आयोग, सी अधीनस्थ न्यायालय एंड डी विधि विभाग। तो इसमें जो है हमारा जो सी ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय एकदम करेक्ट आंसर है। तो जो उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय को अधीक्षण करने का अधिकार रखता है, ठीक है। तो हम इसके भी कुछ तथ्य हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे तथ्य हैं जो इसमें बताया गया है कि पहला पॉइंट ये है अधीनस्थ कर्मचारियों के कामकाज की देखरेख करने का कार्य। मतलब कि जो उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उनके कामकाज की देखरेख का कार्य करता है, ठीक है। इसका हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है उच्च न्यायालय के अधीन जो है कई श्रेणी के न्यायालय आते हैं जिन्हें संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं जिसमें ये बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का गठन जो है वो राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया गया था। इसमें हमें यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का जो गठन है वो राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे जहां पर यह कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय, ठीक है, और दूसरा मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं
उसमें दो न्यायालय होते हैं। एक तो होता है हमारा जिला न्यायाधीश न्यायालय और दूसरा होता है मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? ठीक है, तो इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन 1956 औद्योगिक नीति में, सी ऑप्शन 1948 औद्योगिक नीति में एंड डी ऑप्शन 1977 औद्योगिक नीति में। ठीक, तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है 1977 औद्योगिक नीति में जो है कि नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा और इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको भी देख लिया जाए एक बार। तो वो ये रहे, लघु उद्योग जो हैं वे इकाइयां हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। ठीक है, इसका हमारा दूसरा ऑप्शन है, औद्योगिक नीति का उद्देश्य देश के निर्माण उद्योग का विकास करना एवं उसे वांछित दिशा देना होता है। मतलब कि औद्योगिक नीति का जो उद्देश्य होता है वो होता है निर्माण उद्योग का विकास करना एवं उसे वांछित दिशा देना। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जिसमें कि बताया गया है 1977 की जो औद्योगिक नीति है उसको प्रस्तुत करने का श्रेय जॉर्ज फर्नांडिस को जाता है। मतलब कि 1977 की जो औद्योगिक नीति थी उसको जॉर्ज फर्नांडिस ने प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 1977 की जो औद्योगिक नीति है, ठीक है, उसको किसने प्रस्तुत किया? तो उसको प्रस्तुत किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7वां क्वेश्चन ये रहा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, नॉर्मल ह्यूमन, उसके मतलब हृदय स्पंदन कितना होता है प्रति मिनट में। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 95 बार, दूसरा ऑप्शन 72 बार, तीसरा ऑप्शन 50 बार और चौथा ऑप्शन 80 बार। तो इसमें जो हमारा दूसरा ऑप्शन है 72 बार, ये एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसी को टिक करके आइएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो वो ये रहे कि वयस्कों के लिए सामान्य हृदय गति जो है वो 60 से 80 बीट प्रति मिनट के बीच होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्कों के लिए जो सामान्य हृदय गति है वो कितनी होनी चाहिए या किसके बीच होनी चाहिए, तो अगर ऑप्शन में 60 से 80 बीट प्रति मिनट है तो आप इसी पर टिक करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वो ये है कि समय की जो प्रत्येक इकाई में होने वाली हृदय की धड़कनों की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? हृदय की दर कहते हैं। मतलब कि प्रत्येक समय की प्रत्येक इकाई में जो धड़कन, हृदय की जो धड़कन होती है उसकी जो संख्या होती है उसको हम हृदय की दर कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। इसमें है कि नब्ज मापने का एक अधिक सटीक तरीका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, नब्ज मापने का एक अधिक सटीक तरीका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी का प्रयोग करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मानव का जैविक नाम है। अब यहाँ पे हमसे मानव का जैविक नाम पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है होमो सैपियंस, तीसरा ऑप्शन है होमो इरेक्टस एंड चौथा ऑप्शन है होमो हैबिलिस। तो इसमें जो हमारा दूसरा ऑप्शन है होमो सेपियंस, ये एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मानव का जो जैविक नाम है वो क्या है? होमो सैपियंस। ठीक, मानव का जैविक नाम होमो सैपियंस है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और हम इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको आगे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें दिया गया है कि आधुनिक मनुष्य या होमो सैपियंस का जो विकास है वो करीब 2 लाख साल पूर्वी अफ्रीका में हुआ। अब यहाँ पे जो है आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आधुनिक मनुष्य या होमो सैपियंस का विकास कब हुआ? तो वो कब हुआ? वो हुआ हमारा करीब 2 लाख साल पूर्व। ठीक है, और कहाँ हुआ? वो हुआ हमारा पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि आधुनिक मनुष्य या होमो सैपियंस का जो विकास है
वो करीब 2 लाख साल पूर्व पूर्वी अफ्रीका में हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट इसका एक बार देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने मानव प्रजातियों को 4 चरणों में बांटा है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, जो मानव प्रजातियां हैं उनको 4 चरणों में बांटा है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, जिनमें कि पहला हमारा जो प्रजाति है वो है जावा मैन, दूसरी प्रजाति है निएंडरथल मैन, तीसरी प्रजाति है क्रो मैग्नन एंड चौथी प्रजाति है होमो इरेक्टस। ठीक है, ये 4 प्रजातियां हैं जिनको कि वैज्ञानिकों ने 4 चरणों में बांटा है मानव प्रजाति को। तो इसमें जो चौथी प्रजाति है हमारी, वो आज के विकसित मानव के पूर्वज हैं, जो होमो सैपियंस कहलाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। इसमें बताया गया है मानव शब्द जो है वो लैटिन शब्द ह्यूमस से आया है। मतलब कि मानव शब्द जो है हमारा वो लैटिन शब्द ह्यूमस से आया है और जिसका अर्थ है पृथ्वी या जमीन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शब्द कहाँ से आया है तो आप ये याद रखिएगा, ये लैटिन शब्द ह्यूमस से आया है। ठीक है, और अगर इसका अर्थ पूछा जाए कि मानव ह्यूमस का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है पृथ्वी या जमीन। ठीक है, अब हम चलते अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जिसमें लिखा है कि पृथ्वी पर संभावित पहला मानव होमो इरेक्टस है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर पहला मानव कौन था, तो वो था होमो इरेक्टस। ठीक है, अब हम चलते अपने आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये पूछ रहे हैं आजाद हिंद फौज जो है उसकी स्थापना कहाँ की गई। तो उसकी स्थापना के लिए पहले तो हम ये चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जापान, दूसरा ऑप्शन है हमारा भारत, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन सिंगापुर। तो इसमें जो हमारा चौथा ऑप्शन है सिंगापुर एकदम सही आंसर है। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा कि आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार, ठीक है, पहली बार जब गठन हुआ तो वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में 29 अक्टूबर 1915 को किया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके 3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार किसने किया? तो किसने किया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। ठीक है, और कब किया? तो उसका भी आंसर है हमारे पास 29 अक्टूबर 1915। ठीक है, और कहाँ किया? तो वो किया उन्होंने अफगानिस्तान में। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी एक गठन किया गया जिसका नाम रखा गया आजाद हिंद फौज। मतलब कि यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ वो किसके द्वारा हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आजाद हिंद फौज का प्रथम सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था जून 1942 ईस्वी को, और कहाँ हुआ था? बैंकॉक में। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का जो प्रथम सम्मेलन है वो जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक में हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है हमारा एशिया, ठीक है, पहला ऑप्शन एशिया है, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है यूरोप। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है एशिया, ये एकदम सही आंसर है। जनसंख्या का जो सर्वाधिक भार है या सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? एशिया में ही पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप एशिया पे टिक करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो हमने इसके भी कुछ तथ्य नोट किए हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। तो इसमें पहला तो हमारा पॉइंट ये है कि दुनिया के जो 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं
वो दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा ऑप्शन है ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे कम जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 0.5% है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में जो जनसंख्या का घनत्व है या जनसंख्या, वो विश्व का केवल 5% ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 10 के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं, अगर कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।